नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और आ गए हम फिर लेकर के आपके सामने एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो सामाजिक विज्ञान की चल रही है। एक पिछली वीडियो में हमने आपको 4-5 लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो डाल दिए, और आगे जो भी बनते रहेंगे हर एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को नोट करके आप लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संसाधन और विकास। देखो, संसाधन क्या होते हैं और विकास क्या होता है। किसी काम को करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसी को ही संसाधन कहा जाता है, और उसके द्वारा ही किसी भी देश का स्ट्रक्चर जो है उसे विकास की तरफ ले जाता है। जैसे अगर हमें कोई काम करना है तो हमें बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो संसाधन समय समय पर उनका जो है बढ़वार भी करते हैं, उसमें जो हम संशोधन कर करके उन्हें नई टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। इसी तरीके से किसी भी देश का जो विकास है उसके संसाधनों पर ही डिपेंड करते हैं। संसाधन भी प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में होते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, और कृत्रिम संसाधन वो हैं जो हमने अपने लिए स्वयं किसी काम को करने के लिए जो आसान कर दें काम को, जो हमने खुद से तैयार किए हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लोहा अयस्क जो है वो भी एक संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन है वो बताते हैं। क्या नवीनीकरणीय योग्य या प्रवाह, ख गैर जैव या गैर अनवीनीकरणीय योग्य। तो देखो, जो लोहा अयस्क जो संसाधन है, जो जमीन से लोहा निकाला जाता है खानों से, उसमें अनवीनीकरणीय है, क्योंकि इसको हम दोबारा तैयार नहीं कर सकते। जो दोबारा तैयार कर सकते हैं उसको बोलते हैं नवीनीकरणीय संसाधन। जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। तो इन चीज़ों को हम दोबारा से तैयार नहीं कर सकते, तो इन सभी को अनवीनीकरणीय संसाधन कहेंगे। और नवीनीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जैसे सौर प्लेट, जैसे सौर है, सौर ऊर्जा है, उसको हम दोबारा से भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति से हमें उपहार के रूप में मिली हुई है। तो आइए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका अनवीनीकरणीय योग्य। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, मानवीकृत है या अचक्रिय है? तो मैं बता दूं ये पुनः पूर्ति योग्य है, तो इसका आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण क्या है? तो गहन खेती या गह अधिक सिंचाई या गह वनोन्मूलन या गह अति पशुचरण। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब में जो एग्रीकल्चर होता है, यानी कृषि जो होती है, वहाँ पे अच्छी कृषि या अच्छी पैदावार होने का एक यही कारण है क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा नदी और नहरें हैं, इसीलिए से पंजाब 5 तो नदियाँ हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा। तो पंजाब में अधिक सिंचाई की साधन होने की वजह से वहाँ फसल में जो है उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ख, अधिक सिंचाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी, जो सीढ़ीदार खेती होती है, सोपानी खेती की जाती है? तो पंजाब में जी बिल्कुल नहीं, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ सीढ़ीदार की नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश जी नहीं, ये भी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ भी सीढ़ीदार नहीं की जा सकती। हरियाणा जी नहीं, ये भी जो है एक मैदानी क्षेत्र है और इसमें भी सीढ़ीदार नहीं की जा सकती। उत्तराखंड, जैसे उत्तराखंड हो गया, सीढ़ीदार खेती क्या होती है? जो पहाड़ों पर ढलान में कटाई कर करके सीढ़ी नुमा जो खेत बनाए जाते हैं उन्हीं को ही सीढ़ीदार कहते हैं। जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, तो ये सब जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जितने भी स्टेट उसमें पड़ते हैं, उन सब में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में, ख राजस्थान में, ग महाराष्ट्र में और गह झारखंड में। तो देखो, मैं बता दूं आपको, काली मिट्टी जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है और दूसरे नंबर पे गुजरात में पाई जाती है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं, काली मिट्टी सबसे अच्छी जो है वो कपास के लिए उत्पन्न होती है, और सबसे ज़्यादा कपास भी महाराष्ट्र और गुजरात में ही होती है। तो इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? जो संसाधन है उनका जो वर्गीकरण है, यानी कि कितने भागों में, यानी कितने तरीके से उनको बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में, 4 में, 5 में, 6 में। तो देखो, जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में बांटा जा सकता है, यही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, तो ये आपका आ गया है स्क्रीन पर आपके सामने, देखते हैं। प्रश्न नंबर 7,
जो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो यानी कि जो भी विकास बिना पर्यावरण को नुकसानदेह हो सकता है तो कौन सा होता है? क एजेंडा 21, ख सतत पोषणीय विकास, या ग सतत अपोषणीय विकास, या ग संसाधन नियोजन। देखो संसाधन नियोजन, संसाधन का नियोजन होगा, ये नहीं हो सकता। एजेंडा 21 बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें सभी पर्यावरण के जो संसाधन है उनकी देखरेख की जाती है। सतत अपोषणीय, तो अपोषणीय मतलब गलत है, पहले अपोषणीय नहीं, इसका पोषण नहीं किया जा सकता, यह भी नहीं हो सकता। इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा ख सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधन अच्छा पर्यावरण के लिए हो गया जिसमें लगातार विकास होता रहे और पोषण भी होता रहे, जिससे हमारी जो प्रकृति है उसको कोई भी किसी भी तरीके का पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके कहलाता है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? क संसाधनिक विकास, या घ संसाधन संरक्षण, या ग संसाधन चरण, या ग संसाधन नियोजन। देखो ऐसे जो तकनीकी का प्रयोग हम करते हैं उसको कहते हैं संसाधन नियोजन, जिसमें हम जितनी भी हमारे ऐसे तकनीकी हैं जिसके संसाधनों को उचित प्रयोग कर सके, सही तरीके से उसका प्रयोग कर सके, उनका रख रखाव कर सकते हैं, वही होता है संसाधन नियोजन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं इस चैप्टर के, तो देखते हैं कौन से हैं इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना क्या कहलाता है? देखो अगर हमारी जो कृषि है, कृषि भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं, अगर वो मृदा कृषि योग्य न रह पाई, यानी कि वो जमीन जो है अगर खेती करने योग्य ना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भूमि निम्नीकरण, या ख मृदा प्रदन, या ग भूमि संरक्षण, या ग मृदा संसाधन। तो मैं देखो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उसे कहेंगे हम भूमि निम्नीकरण, यानी कि वो निम्न हो गई है, बिल्कुल बेकार हो गई है, उसमें कुछ भी चीज़ें पैदा नहीं हो सकती, वो बंजर हो गई है। मृदा प्रदन वो होता है जो मिट्टी का कटाव होता है, जैसे बाढ़ से हो गया या आंधी तूफान में, जैसे राजस्थान में टीले उड़ जाते हैं, तो वो क्या है? मृदा प्रदन है। या भू संरक्षण, भू संरक्षण तो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनिक खेती या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, तो वो भूमि का संरक्षण हो गया। मृदा संसाधन, जो मृदा में अच्छे विकास के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो मृदा संसाधन होता है। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा भूमि का निम्नीकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती हो, खाली छोड़ दी जाती है, वह कहलाती है। अगर ऐसी कोई भूमि है जिस पर हम कुछ समय तक खेती ना करें और उसको हम खाली छोड़ दें, तो उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि? जी नहीं, बंजर भूमि तो वो होती है जिसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। जैसे राजस्थान में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रेत के मैदान हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। ख प्रतिभूमि, या ग उर्वरक भूमि, या ग संसाधन भूमि। तो मैं आपको सारे डिटेल से बता देता हूँ। उर्वरक भूमि होती है जिसमें बहुत सारी उर्वरक ताकत होती है, जमीन में कुछ भी पैदा हो सकता है। संसाधन भूमि वो होती है जिसमें संसाधनों का प्रयोग कर करके अच्छी से कृषि की जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिभूमि, यानी वो भूमि की वो परत, ठीक है, भूखंड जिस पर कुछ समय तक खेती नहीं की जा सकती है। तो वो जो परत होती है हमारी जिस पर खेती नहीं की जाती, खाली पड़ी रहती है कुछ दिनों तक, उसी को कहते हैं हम प्रतिभूमि। और ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले चैप्टर का नाम बता देता हूँ, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन और वन्य जीव संसाधन, जो भी वन है और वन में जीव है उनके संसाधन जो भी हैं, उन सब के जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो देख लेते हैं हम फटाफट से। अगर वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणिजाति के ह्रास में सही कारण नहीं है? तो ये 4 पॉइंट दिए हैं आपके, इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना है। कभी पता लगा आपने राइट वाला लगा दिया, तो ये पूछ रहा है कि नहीं है। तो कृषि प्रसार जी तो है, बिल्कुल गलत नहीं, गलत है। वृत्त स्तरीय विकास की परियोजनाएं ये भी है। पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये नहीं है। तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण ये भी है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सा संरक्षण तकनीकी समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो जो तकनीकी समुदाय में सीधे भागीदारी नहीं करता तो कौन सा है इनमें से? संयुक्त वन प्रबंध जी नहीं, चिपको आंदोलन जी नहीं, बीज बचाओ आंदोलन जी नहीं, वन्य जीव पशुचरण या पशु विहार का परिषेक। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो भारतीय मूल की जो वनस्पतियां हैं, जो उनकी उपजातियां हैं, अलग अलग जातियों की जो वनस्पति हैं वो कितनी हैं? ठीक है,
12,000 हैं या 15,000 हैं या 20,000 हैं या 25,000 हैं। तो देखो जो भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां हैं वो 15,000 लगभग हैं। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ख। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो ये सुभग है या सामान्य है या लुप्त है या स्वाधीन है? देखो ये सुबोध है। सुबोध का मतलब होगा यानी कि ये एक तरह से बहुत ही कम मात्रा में रह गई हैं, तो ये लुप्त होने की कगार पर है। इसलिए इनके रखरखाव के लिए भारत सरकार ने गंगा बचाओ अभियान भी चलाया है, जिससे उसमें गंदे नालों को और साफ सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कितने प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गए हैं? देखो अब जो मैंग्रोव जो पेड़ थे उनका क्षेत्र कितना % खत्म हो गया और कितना बाकी रह गया? ठीक है, तो क्या 70%, क्या 60%, गए 50% या गए 40%? तो देखो जो मैंग्रोव वन थे उनका 40% जो क्षेत्र है वो लगभग लुप्त हो गया, नहीं खत्म हो गया। लोगों ने काट काट करके वो अपने प्रयोग में ले लिया है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। 20वीं सदी में बाघों की अनुमति संख्या रह गई है। अब जो 20वीं सदी थी जब हमारे अपने बाघों की गिनती करवाई तो लगभग कितनी रह गई है? अभी तो भारत सरकार कुछ दिन पहले 8 चीते नामीबिया से लेके आए, लेकिन यहाँ बाघों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं कितने हैं इसमें। 1527 जी नहीं, 1827, 1427 या 1327? तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके की दृष्टि से भी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। 1827 जो थे वो 20वीं सदी में जब उसकी गिनती कराई तो अनुमानित का मतलब होता है लगभग, मतलब ये कोई 1-2 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस समय थे 1827 और अभी चीतों की संख्या भी कम हो रही थी, तो भारत सरकार ने भी 8 चीते अफ्रीका के नामीबिया देश से मंगाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगले चैप्टर पर। अगला जो हमारा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना तो जीवन भी अधूरा है। ठीक है, अब कहेंगे सर जी क्या बता रहे हो, जीवन अधूरा है? अरे हाँ भाई अधूरा है, जल ही जीवन है। सुना तो होगा आपने, देखा भी होगा, जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं। ठीक है, सेव द वाटर, पानी बचाओ। अगर पानी नहीं बचाओगे तो क्या होगा फिर? ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी है वो पानी के बिना तड़प जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है जल संसाधन। तो जल संसाधन का मतलब वो होता है जिन संसाधनों से हमें जल की प्राप्ति होती है, जैसे ट्यूबवेल, नहर, नदी, नाले, वर्षा, कुएं। तो ये सब क्या है? जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त करने वाली जो चीज़ें जो हैं उन सबको ही जल संसाधन कहा जाता है। तो देख लेते हैं फटाफट से इसके जो क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब मत होना, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो जो राइट है लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बस यही आपको एग्जाम में करना है और यही यहाँ पे करना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। चलते हैं अपने पॉइंट पर। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों में को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अब देखो प्रभावित और अप्रभावित को वर्गीकृत करना है, इसको बांटना है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले वार्षिक क्षेत्र यानी जहां एक वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती हो। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषण वाले जल बिल्कुल नहीं हो सकता। कम वर्षा वाले और कम जनसंख्या वाले तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अधिक वर्षा वाले वर्षा के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, जैसे भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला, भारत का क्या पूरी दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानस राम। पहले चेरापूंजी आता था, लेकिन बाद में जब सर्वे करा गया तो मानस राम वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया है? तर्क सहित बताइए। ठीक है, तर्क नहीं है, बिल्कुल दिया गया है। तो देखते हैं क्या बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को निम्नलिखित करके बाढ़ पर काबू पाती है, हो सकता है। गैर बहुउद्देशीय परियोजना से बहुस्तरीय पर वास्तवन होता है, जैसे और आजीवन खत्म होता है। बिल्कुल ये नहीं हो सकता, आजीवन खत्म थोड़ी हो जाएगा जल में। बहुउद्देशीय परियोजना को हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, तो ये भी राइट है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है इसका वो ख है, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बिल्कुल नहीं खाती। बहुउद्देशीय परियोजना जो आती है कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं जिनके द्वारा जल की कमियों को पूरा किया जाता है, लेकिन ये वाला इसमें नहीं आएगा। हमारा ख ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े विकल्प हैं, थोड़े ध्यान से देखना। ठीक है,
जैसे मैं अपने फेफड़े हिला रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी हिलाना। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ फेफड़े फाड़ता रहूँ अपने, फिल्टर हिल गए और आप लोग बिल्कुल ना देखें। तो ध्यान लगा करके वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, विश्व में लवणीय तथा अलवणीय जल की प्रतिशत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी सागरों का जल है वो सारा लवणीय है। लवणीय मतलब जिसमें नमक ज़्यादा होता है, इसीलिए तो हम समुद्र का पानी पी नहीं सकते, ठीक है। और 1% जल ही पूरी पृथ्वी पर पीने लायक है, और लोग फिर भी बर्बाद कर रहे हैं पीने वाले पानी को। चलते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। 95.5 तथा 45, या ख 98.5 तथा 1.5, या ग 96.5 तथा 2.5, या घ 97.5 तथा 3.5। तो मैं आप लोगों को बता दूं, विश्व में लवणीय तथा अलवणीय जल की प्रतिशत जो है, लवणीय जिसमें लवण है और अलवणीय जिसमें लवण नहीं है, तो 96.5%, ध्यान से सुन लो भाई, 96.5% जो जल है वो तो लवणीय है, यानी नमक का है, जैसे समुद्र के अंदर वो खारा पानी उसे पी नहीं सकते। और केवल 2.5% ही अलवणीय, यानी जिसमें नमक नहीं है, जो पीने लायक है। और इस 2.5 में से भी 1.5 बर्फ के रूप में, यानी हिमोप है, यानी जो पहाड़ों पर जो बर्फ जमी है उसके रूप में, उसे भी हम पी नहीं सकते। यानी कि ये मान लो पृथ्वी पर केवल 1% जल ही पीने लायक हैं, और फिर भी लोग गांव में क्या, शहर में क्या, पानी को इतना ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। भगवान इनका भला करें, पता नहीं कैसे पानी को बचा नहीं रहे हैं। चलो खैर, वो उनकी टेंशन है। आप लोग समझदार हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पानी को ज़रूरत से ज़्यादा ना बर्बाद किया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना कहलाता है। देखो, जहाँ नदी घाटी होती है और जो ऊपर से जो झरना गिरता है, यानी पहाड़ के ऊपर से जो पानी नीचे गिरता है, अगर नदी बन करके या नाले बन करके बह जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रपात। जी नहीं, ख जल प्रपात, या ग जल विद्युत, या घ बांध। बांध नहीं हो सकता, प्रपात नहीं हो सकता, जल विद्युत नहीं हो सकता। तो राइट आंसर है इसका जल प्रपात, यानी जिस प्रपात से जल गिरता हो उसे हम जल प्रपात कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ भाई बच्चों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो में? अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ, और मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, तब भी मुझे कमेंट कर करके जरूर बताना। और जो नहीं बताएगा तो ध्यान रखना, सुपने में घर ही आके पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो खैर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, मृदा के नीचे बिछे हुए सेल, स्तरण, छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल क्या कहलाता है? देखो, जब हमारे पृथ्वी पर बारिश होती है तो जो हमारी पृथ्वी के जो छिद्र हैं, इसके द्वारा जो हमारा बरसात का जो पानी है वो इन छिद्रों के द्वारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है, ठीक है। और बाद में हम उसे इन नलकों से, ट्यूबवेल से या कुओं के माध्यम से निकाल कर अपने पीने योग्य और अपनी रोज की दिनचर्या के लिए प्रयोग करते हैं। तो उस जल को क्या कहते हैं? जो भूमि के अंदर बरसात के रूप में नीचे चला जाता है, जिसे भूमि एक तरह से सोख जाती है। तो नदी बेसिन, जी नहीं, नदी के बेसिन तो उसे कहेंगे जो नदी की तलेटी में जल होता है, ये भी नहीं हो सकता। जल विद्युत, जिससे विद्युत से जल से विद्युत बनाई जाती है, ये भी नहीं हो सकता। जल प्रपात वो होता है जो पहाड़ों से नीचे गिरता है, तो वो भी नहीं हो सकता। भूमिगत जल, तो सीधी सीधी बात है, जो जल भूमि के अंदर चला गया है यार, वो भूमिगत जल ही तो हो गया। और मोटी मोटी सी बात भी समझ जाया करो, पता नहीं कैसे बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके 2 एक क्वेश्चन बचे हैं, ये मैं करा देता हूँ आपके और ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहो भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है अब जब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का सबसे शुद्ध रूप कहलाता है, ठीक है। तो पालर पानी, या जल विद्युत, या भूमिगत जल, या वर्षा जल संग्रह, ठीक है। तो राजस्थान के जो कुछ भागों में वर्षा का जो सबसे शुद्ध जल रूप कहलाता है उसे कहते हैं पालर पानी। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये पालर पानी होता क्या है। राजस्थान में जहाँ पर पानी की बहुत ही दिक्कत है, तो वे क्या करते हैं, बरसात के पानी को एक बड़ा कुआं या गड्ढा, पक्का जो होता है बिल्कुल सीमेंटेड, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। और वो बरसात का जल बहुत शुद्ध होता है। फिर बाद में उसी पानी को में, जब बरसात नहीं होती तो पीने में, खाना बनाने में, तो उनमें प्रयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं पालर पानी। अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाने के विरोध में चल रहा है, यानी नर्मदा जो आज लुप्त होने की कगार पर नदी है, ठीक है, उसे बचाने के लिए एक विरोध चल रहा है। उस पर क्या कर रहे हैं कि एक बांध बनाया जा रहा है, जिसके बांध बनने से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वहाँ पे पानी की आगे जाने के। तो उसमें वो कौन सा बांध बनना है, उसमें क्या योजना है उसके लिए चलाई जा रही है? पटेल सरोवर बांध है? जी नहीं। गांधी सरोवर बांध है? जी नहीं। सरदार सरोवर बांध है? जी नहीं। रविंद्र सरोवर बांध है? जी नहीं। तुम कहोगे सर जी आपको सबने तो नहीं कर दिया। अरे मैंने नहीं इसलिए करा कि राइट छांटना है इसमें, तो कि राइट कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर है हमारा गांधी सरोवर बांध, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाने के विरोध में ही चल रहा है, ठीक है।
और ये हो गए यहाँ आपके 2 चैप्टर का एक वीडियो छोटा सा, और एक और देख लेते हैं, बस 3 चैप्टर का एक वीडियो हो जाएगा आपका। इसके क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप अपने कर लेना। देखते हैं इसके प्रश्न, थोड़े से प्रश्न हैं 8-9 फटाफट। अब आ गया आपका कृषि। तो मोटा मोटी से मैं आपको बता दूं कि कृषि है क्या। भारत की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही डिपेंड है, और इसकी जो 44% आय है वो भी कृषि से ही आती है। भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो भी कृषि से आती है। पहले नंबर पे भारतीय सेवा और दूसरे नंबर पर कृषि। तो कृषि का भी एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ाने के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं कि कृषि से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो देखो मैं बता दूं, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट शामली पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो ये पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया आता है। यहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो जब किसी क्षेत्र पर कोई काफ़ी लंबी दूरी तक एक ही फसल उगाई जाती हो, उसी को ही कहते हैं रोपण कृषि। क्या कहते हैं? रोपण कृषि। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि जी नहीं, स्थानांतरित वो होती है जो एक जगह यहाँ बोली, अभी यहाँ से हटा के कहीं और बोली, वो भी नहीं होती। बागवानी वो होती है जिसमें बाग लगाए जाते हैं। और गहन कृषि वो होती है जहाँ एक के साथ में 2-2 3-3 फसलें बोते हैं। तो यही होती है रोपण कृषि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, 3 तरह की फसल होती है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, और तीसरी होती है जायद की फसल। रबी की फसल, ठीक है, तो रबी की फसल में होती हैं जो गर्मियों का टाइम बोई जाती हैं बरसात लगने से पहले। और रबी की फसल खरीफ की फसल में होती हैं जो नहीं सॉरी उल्टा हो गया ये, माफ़ कीजिएगा। रबी की फसल में होती हैं जो लगते ही सर्दियां बोई जाती हैं नवंबर दिसंबर में, और खरीफ की फसल में होती हैं जो अप्रैल और मई में बोई जाती है, यानी बरसात से पहले पहले। ठीक है, तो अब तुम लगा लो, जैसे लगती सर्दी नवंबर दिसंबर में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। तो ये सब क्या होगी? ये रबी की फसल होगी। अब तुम खुद ही छांट लो इसमें से कौन सी है। चावल जी नहीं, है तो लगती बरसात बोई जाती है, तो ये रबी की फसल नहीं हो सकती। मोटे अनाज जैसे बाजरा और जवार, ये सब क्या है? ये मोटी हैं अनाज है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी लगती बरसात बोई जाती है। जवार या तिल, ये भी लगती बरसात बोई जाती है, तो ये खरीफ की फसल हो जाएंगी। इसका मतलब राइट आंसर हमारा जो है वो है चना। तो चना जो है, चना, मटर, ठीक है, मसरी, मूंग और आपका गेहूँ, जौ, सरसों, ये सब क्या है? ये रबी की फसल है। यानी नवंबर दिसंबर में ये लगती ही सर्दी बोई जाने वाले फसल को रबी की फसल कहा जाता है। और खरीफ की फसल में होती हैं जो लगती ही बरसात बोई जाती है, यानी बरसात से पहले। और जायद की फसल में होती है जो रबी की और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती है, जैसे मार्च के आसपास। ठीक है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तो ये सब क्या है? ये खरीफ की फसल है, सॉरी जायद की फसलें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार का मतलब जिस फसल पर फलियां आती हों। तो दालें या मोटा अनाज या ज्वार या तिल। ठीक है, तो फलीदार का मतलब हो गया कि आपकी जिसमें फल आता हो, यही होगी आपकी ज्वार और तिल। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, बस ध्यान से देखते जाओ भाई बच्चों, बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट ना करो, बिल्कुल समय ही नहीं रहा अब तो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी एक घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ठीक है, अधिकतम सहायता मूल्य, या क्या न्यूनतम सहायता मूल्य, या मध्यम सहायता मूल्य, या प्रभावी सहायता मूल्य। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आंदोलन भी चला है। ठीक है, सरकार की यही घोषणा थी कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लोगों को दें। ठीक है, जिससे क्या हो जाए कि आपकी जो किसान हैं जो खेती करते हैं, उनकी जो फसल का मूल्य है सरकार उसे निर्धारण कर दें कि ये मान लीजिए गेहूं का निर्धारण कर दिया, आपकी बार जो था 1975 रुपये क्विंटल था, तो सरकार ने एमएसपी पे बता दिया कि 1975 रुपये क्विंटल गेहूं का मूल्य है। तो उस गेहूं के मूल्य से नीचे कोई उसे नहीं खरीद सकता। उसके बाद में अगर किसी को लेना है, वो किसान चाहे तो इससे ऊपर कहीं भी बेच सकता है, उससे किसान को भी फायदा है। ठीक है, तो यही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग की आदि किस ऋतु की फसलें हैं? बिल्कुल सिंपल है, मक्का कब बोई जा, ज्वार कब बोई जा। अब जो गांव के लोग हैं वो तो अच्छे से समझ जाएंगे कि बरसात लगने से पहले पहले बोई जाती हैं ये। ठीक है, जो शहरी बच्चे हैं या शहर के बच्चे हैं उन लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए बता दूं, तो इन फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। रबी की तो में जो लगती सर्दी बोई जाती हैं, और जायद की में जो गर्मी और सर्दी के बीच में बोई जाती हैं। अब तिलहन फसलें कभी भी बोलो आप, आगे खरीफ की फसलें, तो खरीफ की ही फसलें ये हो जाएंगी,
यानी कि अप्रैल और मई में बोई जाने वाली फसल। तो आप लोग मुझे कमेंट कर करके जरूर बताना कि जो मोटा अनाज जो हम लोग खाते हैं उससे हमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट कर करके जरूर बताना। अगर नहीं बताया ना तो सपने में आकर डराऊंगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, भारत किसके उत्पादन में अग्रणी है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 फसलें ऐसी हैं जो भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, चलो फसलों में देखते हैं। चावल, क्या है, दाल, गेहूं या गन्ना। तो देखो दाल में भारत जो है अग्रणी स्थान पर है, इसे खाता भी है और निर्यात भी करता है। तो दाल भारत में बहुत ही प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, बिक्री कृषि जोतों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बिक्री जोते कृषि क्या होते हैं। मान लो एक किसान है, उसके 1 बीघा का, 2 बीघे का, 4 बीघे का, 5-6 अलग अलग जगह खेत हैं। तो उन सारी कृषियों को नहीं, उसके अलग अलग जगह बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा कर करके जो खेत उसको मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो जोत नहीं कह सकते, जोत एक छोटे छोटे खेतों को कहते हैं। चकबंदी हो सकता है। हरित क्रांति वो है जो हरी फसलों को प्रोत्साहन दे। श्वेत क्रांति जो दूध को प्रोत्साहन दे, दूध को बढ़ावे। ठीक है, तो इसे कहलाता है चकबंदी। चक का मतलब होगा खेत, नहीं एक चक, और बंदी का मतलब बंद करना, यानी एक चक के रूप में बंद करना। क्या? किसी भी एक किसान के छोटे छोटे 1-1, 2-2 बीघे के टुकड़े जो अलग अलग बिखरे हुए होते हैं उन सबको इकट्ठा कर करके सरकार चकबंदी का एक प्रोग्राम चलाती है, जिसमें एक किसान को एक ही जगह पर उसके सारे खेत मिल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ शामली डिस्ट्रिक्ट में, या मेरठ मंडल था जब हमारा, अब तो सहारनपुर मंडल हो गया। सन 1983-84 में चकबंदी हुई थी। उससे पहले जो किसानों के इधर उधर के टुकड़े बिखरे हुए खेत थे वो सब एक एक जगह मिल गए थे, और अच्छी तरीके से रास्ते और पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए नालियाँ भी निकलती है। वही होता है चकबंदी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, इनमें से दूध उत्पादन वृद्धि में संभावित है? ठीक है, तो हरित क्रांति जी नहीं, नीली क्रांति जी नहीं, लाल क्रांति जी नहीं, श्वेत क्रांति जी हाँ। अब देखो भारत में लगभग 4 तरह की क्रांति चलती हैं। हरित क्रांति का तो यह है कि जो फसलें हैं हमारी, इसमें एक से एक हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किया जाए, जिससे कि कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सकता हो। ठीक है, नीली क्रांति, नील की क्रांति के बारे में है कि नील की जो है क्रांति, नील में उत्पादन बढ़ाया जाए। लाल क्रांति आपकी जितनी भी आपकी दालें होती हैं, मूंग, उड़द, चना, मसूर, मटर, यानी कि उसमें नई नई हाइब्रिड बीज तैयार करके अधिक से अधिक दालों का उत्पादन किया जा सकता है, वही है आपकी लाल क्रांति। श्वेत क्रांति हमारी दूध से संबंधित है, दूध के बारे में इन्होंने पूछा है। तो अलग अलग नस्ल की गाय भैंसों को पाल करके उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनसे दूध लिया जा सके, उसमें बढ़वार की जा सकता है दूध में, तो वही होती है आपकी श्वेत क्रांति। यानी कि इनमें से दूध उत्पादन वृद्धि में संबंधित है, यानी दूध उत्पादन की जो संबंधित है वो है आपका श्वेत क्रांति। यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे और नहीं, अगली जो वीडियो में अगले चैप्टर हम डाल देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर होने लगोगे। ठीक है, लेकिन अब बोर होने का तो समय रहा नहीं बिल्कुल भी, अब तो आप लोगों का पढ़ने का समय है। तो बस लास्ट में इतना ही कि अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, वीडियो भी देखते रहें। 10-15 मिनट की वीडियो हैं, अच्छे से आप लोग कर लेंगे तो आपके जो 20 नंबर के विकल्प हैं हम गारंटी लेते हैं कि वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और बस अंत में इतना ही कि सबके परिवार वाले खुश रहें, सब बच्चे खुश रहें, मन लगा करके पढ़ें। जय हिंद, धन्यवाद।